हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बिहार एपीओ की मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट्स के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 को मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई है, आप लोगों को जानकारी होगी कि पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट्स के अंतर्गत 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं उनको उत्तर सहित डिस्कस करेंगे। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। तो इस एक्ट के बारे में हम लोग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इस एक्ट के कुछ बेसिक पहलुओं पर दृष्टि डालेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं दी गई हैं, तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस एक्ट में कितनी धाराएं हैं। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में टोटल 31 धाराएं दी गई हैं, जिनको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो चैप्टर्स है आपका वो है प्रारंभिक, और दूसरा जो चैप्टर्स है वो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान से संबंधित है, और जो तीसरा चैप्टर्स है वो अपराध और सस्तियों यानी पेनाल्टी से संबंधित है, और जो आपका 4th चैप्टर है वो अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, और जो आपका 4th ए चैप्टर है वो संपत्ति की कुर्की एवं संपहरण से रिलेटेड है, और जो लास्ट चैप्टर 5 है वो अभियोजन के लिए स्वीकृति एवं अन्य जो कि मिसलेनियस प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड है। और जो इस अधिनियम की इन्फोर्समेंट डेट है, जैसा कि प्रत्येक बेयर एक्ट पर लिखा होता है, तो ये जो 12 सितंबर 1988 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आप उसके एम उद्देश्य को जानें कि उसको लाने का क्या पर्पस था, उसके क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से अधिनियम को बनाना पड़ा या अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में जो लोक सेवकों का भ्रष्टाचार है वो सामान्य सीमा से ऊपर हो रहा था, जिसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जैसे कि राज्यों में जो स्टेट्स होते हैं उसमें लोकायुक्त की नियुक्ति एवं और जो केंद्र में लोकपाल, जिनको कि भारत में लोकपाल के नाम से और इंग्लैंड में ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि ओम्बुड्समैन से आप क्या समझते हैं। तो केंद्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की भी नियुक्ति की जाती है। तो अब हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं, तो 2 प्रश्न हम लोग लोकपाल के संबंध में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लोकपाल के संबंध में प्रश्न हैं वो आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी। तो यदि हम आप लोगों से कहेंगे कि आप हमें कमेंट्स में बताएं, तो अधिक से अधिक लोगों को आंसर्स आएंगे ही नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि 19 मार्च 2019 को भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। और जो सेकंड क्वेश्चन ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम जो है लोकपाल किसको नियुक्त किया गया था। तो भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं वो PC घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बेसिक पहलुओं को हम लोगों ने संक्षेप में समझा। अब हम लोग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से जो रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट है, और जो कि इससे पहले कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित विधि
को और संशोधित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की आवश्यकता क्यों पड़ी। संक्षेप में इसका वर्णन करना है कि भ्रष्टाचार से संबंधित विधि को और संशोधित करने के लिए भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको बताना है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए भारत गणराज्य के जो कि 39वें वर्ष में संसद के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसका क्रमांक 49 है, अधिनियम संख्यांक मतलब है 49 को पारित किया गया। इस अधिनियम का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है और ये भारत के बाहर के समस्त नागरिकों को भी लागू है। तो इस अधिनियम को भारत में 9 सितंबर 1988 को लागू किया गया है। इसको प्रवर्तन तिथि कहते हैं, परंतु इसकी जो सही तिथि है वो 12 सितंबर 1988 है। तो अधिनियम क्रमांक जो 34 सन 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची 5 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। इससे पहले जो ये अधिनियम था वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर प्रभावी था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संपूर्ण भारत में प्रभावी है। अतः 31 अक्टूबर से ये अधिनियम ये माना जाएगा कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में प्रभावी है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल 31 धाराएं दी गई हैं, जिनको 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग संक्षेप में डिस्कस कर चुके हैं। और इस अधिनियम में सन 2018 के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम द्वारा कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। कुछ समय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय गैर कानूनी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत जो था 180 देशों की सूची में 78वें स्थान पर रहा था। तो भारत में लोक सेवकों को भ्रष्टाचार एक ऐसा खतरा बन गया है जिसे रोकने के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है। जैसे कि लोकपाल की नियुक्ति, जो कि आंशिक रूप से इस आवश्यकता को पूरा करती है। तो जो लोकपाल की नियुक्ति है वो लोक सेवकों के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही की गई है, जैसा कि हम लोग संक्षेप में डिस्कस कर चुके हैं। तो संक्षेप में जो अधिनियम का विभाजन है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जो 31 धाराएं और 5 अध्याय में व्यक्त किया गया है, इसके चैप्टर्स को भी हम लोग संक्षिप्त में देख चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अध्याय के अनुसार धाराएं दी गई हैं कि धारा 1 से 2 है प्रारंभिक संक्षिप्त नाम विस्तार को बताती है, और जो 3 से 6 जो धारा हैं वो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, और धारा 7 से 16 तक अपराध और पेनाल्टीज के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, और 17 से 18 तक की जो धाराएं हैं वो अधिनियम के अधीन मामलों के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं। और चैप्टर जो 4A है उसमें सिर्फ सेक्शन आपका 18A है जो कि संपत्ति की कुर्की और संप्रहरण से रिलेटेड है, और चैप्टर जो 5 है वो सेक्शन 19 से 31 तक है, अभियोजन के लिए मंजूरी और जो कि मिसलेनियस प्रोविजंस हैं उनके संबंध में है। तो ये क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आप ओवरऑल अधिनियम के जो इम्पोर्टेंट्स बेसिक चीज़ें हैं उनको देख लें, जैसे कि किस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक में कौन सा चैप्टर दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को बेसिक तौर पर सभी भी एक्ट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत जो स्पेशल जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। तो विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो धारा 3 के अनुसार 3 की उपधारा 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है जितने कि ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जो कि आवश्यक हों अधिसूचना में नोटिफिकेशन में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अर्थात पहला है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, दूसरा है कि खंड ए में
विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिए षड्यंत्र करने या करने का प्रयत्न करने या फिर कोई दुष्प्रेरण के संबंध में। बी का खंड सेकंड है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, यानी कि पात्र नहीं होगा, जब तक कि वे दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 में सेशन न्यायालय के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार जो है कि प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायाधीश स्थापित करेंगी। तो प्रत्येक सेशन न्यायालयों में एक न्यायाधीश पीठासीन होंगे जो कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और इसमें अपर सेशन न्यायाधीश तथा सहायक सेशन न्यायाधीश भी आते हैं सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत। तो हमने लोगों ने जो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। थर्ड जो क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से रिलेटेड है, ये भी बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही रेलिवेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में अपराध और सस्तियों के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो अपराध और जो सस्तियाँ हैं यानी कि ऑफेंस और उससे रिलेटेड क्या क्या पेनाल्टीज हैं उसके बारे में है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 3 का जो शीर्षक है अपराध और सस्तियाँ, तो अध्याय 3 में कुछ धाराएं 7 से 16 तक में अपराध और सस्तियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कि लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध जो दिए गए हैं वो धारा 7 में। दूसरा है भ्रष्ट या अवधिपूर्ण साधनों के द्वारा निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी भी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना, जो धारा 7A में दिया गया है। तीसरा है कि किसी भी लोक सेवक को रिश्वत से संबंधित अपराध धारा 8 में दिया गया है। किसी भी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध धारा 9। वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी अधिकारी अपराध के दोषी हों तो धारा 10। लोक सेवक जो कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई कारोबार से संपर्क व्यक्ति से प्रतिफल के बिना अनुचित लाभ अभिप्राप्त करता है धारा 11। और जो 7वां है कि अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड धारा 12 और लोक सेवक द्वारा आपराधिक उपचार धारा 13। आयतन अपराधी के लिए दंड धारा 14 और प्रयास प्रयत्न के लिए दंड है धारा 15 में दिया गया है। जुर्माने की नियत करने के लिए विचारण में लिए जाने वाले विषयों के बारे में धारा 16 में दिया गया है। तो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वे अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया हो अथवा ना किया गया हो, तो ये ऐसे कारावास से जिसकी अवधि जो है 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अधिनियम की धारा जो 13 है इसके अनुसार जो कोई लोक सेवक आपराधिक उपचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि वे लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी भी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी भी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संप्रवर्तित कर लेता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है या करने के लिए कहता है, या फिर यदि वे अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को शास्त्रीय समृद्ध करता है। इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में ये उपधारणा की जाएगी कि उसने अवैध रूप से अपने को शास्त्रीय समृद्ध पाया है, यानी कि इनलीगल तरीके से अपने को वो लाइबिल समृद्ध समझता है। यदि वे उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति या अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातिक धनीय संसाधन या संपत्ति जो कि उनके कब्जे में है या रही है जिसके लिए लोक सेवक समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है। नेक्स्ट जो स्पष्टीकरण दिया गया था, पद और आय के जो ज्ञात स्रोत हैं से भी किसी भी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है। कोई भी लोक सेवक जो कि आपराधिक उपचार करेगा वो इतनी अवधि के कारावास से जो कि 4 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो हम लोग चैप्टर 3 में दिए गए थे अपराध और पेनल्टीज के बारे में, उसके संबंध में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ये भी बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मांग एक अनिवार्य तत्व है। इस संबंध में दिए गए
नियमों का हवाला देकर, निर्णयों का हवाला देकर उनकी व्याख्या करनी है। तो क्या भ्रष्टाचार निवारण के तहत मांग जो है, डिमांड अनिवार्य तत्व है, तो इससे जो रिलेटेड केस लॉ हैं उनका हवाला दे करके उसका एक्सप्लेनेशन करना है। इसके आंसर्स को हम लोग देखते हैं कि विभिन्न न्यायिक निश्चयों से ये स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध के गठन हेतु रिश्वत या परितोषण की मांग साबित किया जाना अनिवार्य है। तो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कई केस लॉ हैं जिनसे ये स्पष्ट हो चुका है कि यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध यदि गठित होता है तो उसमें ये साबित करना आवश्यक होगा कि रिश्वत या परितोषण की मांग की गई है। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण केस लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ए सुवेर वर्सेस केरल राज्य का है, जो कि ऑल इंडिया रिपोर्टर 2009 सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा जो 7 है और 13 के अंतर्गत आरोपों को साबित करने के अनुक्रम में अभियोजन को समुचित साक्ष्यों के द्वारा अवैध परितोषण की मांग किए जाने और स्वीकार करने के तथ्य को साबित किया जाना अनिवार्य है। और तब तक ऐसा नहीं किया जाता है अभियुक्त को निर्दोष होना विचारित किया जाएगा जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाता है कि किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी धारा में अपराध करता है, तब तक ये साबित नहीं हो जाता है तब तक उसको निर्दोष विचारित किया जाएगा। दूसरा केस लॉ है कि पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस जिला इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य 2015 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया है कि किसी भी अभियुक्त के पास मतलब या उसके कब्जे में करेंसी की जब्ती मात्र अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13 सब क्लास 1D I और फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत किसी भी अपराध का गठन नहीं करता है और परितोषण की मांग किया जाना साबित होना अनिवार्य है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भ्रष्टाचार निवारण के अंतर्गत जो है डिमांड एक जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इससे जो रिलेटेड केस लॉ हम लोगों ने देखे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्या भ्रष्टाचार के मामलों में एक लोक सेवक के खिलाफ परिवाद कंप्लेंट दाखिल करने के लिए अनुमति आवश्यक है? क्या मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक लोक सेवक के विरुद्ध विवेचना का आदेश दे सकता है? निर्णयों का हवाला देते हुए इसको भी स्पष्ट करना है, इसमें भी केस लॉ देना है। इसके आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत परंतु के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषण अभिकरण के किसी भी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी भी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे अधिकारी को पूर्व मंजूरी के लिए यथास्थित समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई भी अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की इफ्सा की गई है किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो। उपरोक्त प्रावधान से ये स्पष्ट होता है कि एक लोक सेवक के खिलाफ परिवाद दाखिल करने हेतु अभियोजन हेतु मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी लोक सेवक के खिलाफ परिवाद कंप्लेंट को दाखिल करने के लिए अभियोजन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कि धारा 156(3) का सवाल है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण हेतु आदेश करने की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल कुमार बनाम अयप्पा 2013 के मामले में ये स्पष्ट कर दिया है कि सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन हेतु मंजूरी के अभाव में धारा 156(3) CRPC के तहत अन्वेषण के लिए कोई भी परिवाद अग्रसारित नहीं किया जा सकता है। धारा 17 ये सब क्लास 1 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसे अपराध में कोई भी जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा जिससे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है। अतः उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि एक मजिस्ट्रेट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के लिए धारा 156(3) CRPC के तहत अन्वेषण हेतु तो कोई आदेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं करप्शन एक्ट से। क्वेश्चन 6 है कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाले प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। तो जो नेशनल लेवल्स के जो हैं करप्शन के अगेंस्ट जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में बताना है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमुख संस्थान हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रमुख संस्थान बताए गए हैं। पहला है लोकपाल और दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग और तीसरा केंद्रीय जांच ब्यूरो।
पहले हम लोग लोकपाल को डिस्कस कर लेते हैं कि लोकपाल के गठन से पूर्व भी इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये अन्य जांच एजेंसियों के साथ कैसे काम करेगा ताकि सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार मुक्त करने का उद्देश्य संतोषजनक तरीके से हासिल किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए लोकपाल बनाया गया है उसे बरकरार रखने में केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो अपनी पूरक भूमिका का निर्वहन किस प्रकार करेंगे। स्मरणीय रहे कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र समूह ए एवं समूह बी यानी ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की जो वैकेंसी लोक सेवक होते हैं, पब्लिक ऑफिसर होते हैं, उन पर है और ये इन दोनों ग्रुपों समूहों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को उसके क्षेत्राधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो जो ओम्बुड्समैन हैं जिनको लोकपाल भारत में लोकपाल के नाम से जाना जाता है, लोकपाल के संबंध में हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग अब स्टार्ट करने से पहले ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकपाल अधिनियम जो है, लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की अनुमति देता है। हालांकि लोकपाल की अपनी एक अलग जांच इकाई है, फिर भी ये प्रारंभिक जांच के लिए किसी भी शिकायत को केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास अग्रेसित कर सकता है और उसके पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत नियमित मामला दर्ज करने के लिए कह सकता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि जब ऐसी शिकायत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो पहले से ही कर रही है तो क्या होगा। इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन जो लोकपाल है वो जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास मामले को अग्रेसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किन किन मामलों का विचारण विशेष न्यायाधीशों के द्वारा किया जा सकता है, उसको स्पष्ट करना है। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनका ट्रायल जो है विशेष न्यायाधीशों के द्वारा किया जाएगा। तो इसके आंसर्स को देखते हैं हम लोग। विशेष न्यायाधीशों के द्वारा विचारणीय मामले। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 4 में विशेष न्यायाधीशों के द्वारा विचारण योग्य मामले के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इस अधिनियम की जो धारा 7 है उसमें कारित अपराधों के संबंध में के जो मामले हैं उनकी विचारण की शक्ति धारा 4 में और विशेष न्यायाधीशों को विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र की शक्ति धारा 5 में दी गई है। धारा 7 के अनुसार 7 की उपधारा 1 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीशों के द्वारा ही विचारणीय होंगे। नेक्स्ट उपधारा है धारा 2 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश के द्वारा जिसमें कि अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए जहां एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं वहां उनमें से ऐसे न्यायाधीश के द्वारा जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा उस मामले के लिए नियुक्त किए गए विशेष न्यायाधीशों के द्वारा ट्रायल उसका होगा। ये चीज़ 2 की उपधारा 1 में कही गई है। उपधारा 3 है कि किसी भी मामले का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकती है जिससे कि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फौज दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए किसी भी अपराध के लिए विचारण यथासंभव रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाएगा कि उक्त विचारण को 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाए। तो ये जो 2 वर्ष की अवधि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि करप्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे उनको 2 वर्ष के अंतर्गत ट्रायल करके पूरा कर दिया जाएगा। परंतु जहाँ विचारण 2 वर्ष की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो पाता है तो वहाँ विशेष न्यायाधीश ऐसा ना हो पाने के कारणों को लेखबद्ध भी करेंगे, परंतु ये और की उक्त अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक समय में 6 माह से अधिक आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी यदि 2 वर्षों में कार्य पूरा नहीं हो पाता है ट्रायल का तो उसको आगे बढ़ा सकेंगे। उसका रीजन लिखेंगे कि किस रीजन से यानी किन परिस्थितियों के कारण जो है ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। उसको लिखने के बाद वो 6 महीने से अधिक उसको एक बार में नहीं बढ़ा सकेंगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा कि तथापि उक्त अवधि विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर के 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि हर बार 2 वर्ष के बाद एक बार करके 6 माह 4 बार बढ़ा सकते हैं।
तो कुल मिला के 4 वर्ष से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को विचारणा सुपुर्द किए बिना भी अपराध का कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकते हैं और वे अभियुक्त व्यक्ति के विचारणा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट के मामलों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करप्शन एक्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि एक पंचायत सचिव है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 से पठित भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B, धारा 409 और धारा 468 के तहत दाखिल मामले में अभियुक्त है। अभी मामले में विवेचना जारी है कि वे सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि मामले में विवेचना जारी है और वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तब उपरोक्त धाराओं के तहत जो आरोप पत्र है, चार्जशीट है, वो दाखिल किया जाता है। उपरोक्त जो धाराएं हैं संज्ञान लेने की अनुमति के संबंध में अभियुक्त के द्वारा तर्क उठाया जाता है। इसके संबंध में निर्णय देना है कि एक पंचायत जो सचिव है वो आईपीसी की धारा 120B, 409, 468 के तहत और द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के साथ में एक्यूज घोषित किया गया है। उसके मामले में विवेचना भी जारी है और विवेचना जारी रहने के दौरान वो सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो जाता है। तो उक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया उसके लिए, उसके संबंध में तो उपरोक्त धाराओं के संज्ञान लेने की अनुमति के संबंध में अभियुक्त के द्वारा तर्क उठाया जाता है। इसके संबंध में निर्णय देना है। तो इसके आंसर्स को हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत जो समस्या है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 उपधारा 1 सब क्लास बी पर आधारित है। धारा 19 के अनुसार कोई भी न्यायालय धारा 7, धारा 11 और धारा 13 और धारा 15 के अधीन दंडनीय किसी भी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत ये अभिकथित है कि ऐसे लोक सेवक के द्वारा किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं, लोक सेवक के द्वारा किया जाता है तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा के सिवाय पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कि राज्य के मामलों के संबंध में यथास्थित नियोजित हैं या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था और जब वे जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, तो राज्य सरकार प्रस्तुत समस्या जो है धारा 19(1)(b) पर आधारित है, चूँकि पंचायत सचिव की सेवा में नियोजित है और राज्य सरकार के नियोजन के साथ कार्य करने के दौरान वो भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120B, धारा 409 एवं 468 के तहत अपराध किया है। धारा द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की जो धारा 19 सब क्लास 1B के प्रावधानों से भी राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही न्यायालय उस पर अपराध का जो है आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरल वर्सेस पी पद्मनाभन 1919 का फैसला है। इस मामले में ये अब निर्धारित किया गया है कि यदि संबंधित लोक सेवक आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय सेवानिवृत्त हो चुका है या सेवा में ना रहा हो तो उसके विरुद्ध धारा 19 के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट केस लॉ इसी से रिलेटेड है। धनेश्वर पंडित वर्सेस बिहार राज्य महानिदेशक सतर्कता आयोग एवं अन्य 2014 का केस लॉ है। इस मामले में न्यायालय ने कहा है कि धारा 19 के अधीन जो लोक सेवक अधिवासिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अभियोजन करने के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। तो जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपनी अधिवासिता की आयु को पूर्ण कर चुके हैं, उनके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। अतः उपरोक्त प्रावधानों से ये न्याय दृष्टांत के संदर्भ में देखते हुए प्रस्तुत समस्या में जो अभियोजन एवं संचालन हेतु जो पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, उस पर अभियोजन चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 9 है। एक लोक सेवक विधिक पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करता है। जब ये सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा क्या उपधारणा की जा सकती है, इसको स्पष्ट करना है। क्या ऐसी उपधारणा खंडनीय है? जब कोई भी लोक सेवक विधिक पारिश्रमिक जो है लीगल सैलरी से डिफरेंट कोई भी परितोषण, प्रॉफिट या गिफ्ट प्राप्त करता है, जब यह सिद्ध किया जाता है कि न्यायालय के द्वारा क्या उपधारणा की जाएगी, उसको स्पष्ट करना है। तो क्या ऐसी उपधारणा खंडनीय है? तो ऐसी उपधारणा खंडनीय है कि नहीं है, ये बताना है। तो इसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 20 के अनुसार जब लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगृहित करता है तो वहाँ निम्नलिखित उपधारणा होगी। जहाँ धारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन
दंडनीय किसी भी अपराध की विचारणा में ये साबित कर दिया जाता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी भी व्यक्ति से कोई भी असम्यक लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहाँ जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए तब तक ये अवधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थित या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा किसी भी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादित करने या निष्पादित करवाने के लिए धारा 7 के अधीन हेतु या इनाम के रूप में उस असम्यक लाभ को बिना किसी प्रतिफल के या किसी भी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में वे जानता है कि वे धारा 11 के अधीन अपर्याप्त प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है। तो धारा 20 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यदि अभियोजन ने अपनी बात साबित कर दी है तो ये उपधारणा की जाएगी, लेकिन उक्त उपधारणाओं को खंडित करने का भार जो है वो अभियुक्त पर ही होगा। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस ला है पंजाब राज्य वर्सेस मदन मोहन लाल वर्मा का है, 2013 का है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 20 में दी गई उपधारणा खंडनीय उपधारणा है जिसको खंडित करने का भार अभियुक्त पर होगा। तो धारा 20 में जो प्रजम्पशन दी गई है वो खंडनीय है, लेकिन उसको खंडित करने का जो वर्णन है वो एक्यूज्ड पर ही होगा, न कि अभियोजन पर होगा। तो फ्रेंड्स, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने विद आंसर्स के डिस्कस किया और उसके जो बेसिक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे उनको भी डिस्कस किया। और अब हम लोग नेक्स्ट जो एक्ट है वो है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, उसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना है उसकी जानकारी दे देते हैं। जैसा कि हम लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग माइनर एक्ट्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले 6 एक्ट्स जैसे कि आर्म्स एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, डायरी प्रिवेंशन एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है। तो कुल 6 एक्ट्स से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो उनके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो कि मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पार्ट में। तो जो लोग पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट्स के अंतर्गत माइनर एक्ट्स में पूछे जाने वाले 6 एक्ट्स के कंप्लीट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर वीडियो के साथ साथ PDF में एवं बिहार एक्ट की भी PDF और जितने भी बिहार एपीओ मेंस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के उन सभी की PDF और स्पेशल वीडियोज को पाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर सिर्फ 159 रुपीज़ में चैनल की मेंबरशिप को लेकर के माइनर एक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और स्पेशल वीडियोज के साथ साथ में बरेट की PDF को पा सकते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले सिव स्टडी ऑफ लॉ चैनल पर जाना है और ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और उसके अंतर्गत दिए गए ऑप्शन जैसा कि सिल्वर एस प्लान इसको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इसमें जो दिए गए बेनिफिट्स हैं उनका लाभ ले सकते हैं। और जो लोग कंप्लीट सिलेबस के नोट्स चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर 799 रुपीज़ के प्लान की मेंबरशिप को ज्वाइन करके वो 2 मंथ्स में कंप्लीट कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो ऑप्शन है उनको गोल्डन स्पेशल प्लान पर क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वो लोग चैनल की सदस्यता लेकर के बिहार एपीओ मेंस के कंप्लीट कोर्स को 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ वीडियोज को देखना चाहते हैं तो वो लोग होम स्क्रीन पर दिख रहे ऑप्शन होम वीडियो प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट में बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल पर क्लिक करें। तो जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको बिहार एपीओ मेन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप 1 बाय 1 करके वीडियोज को देख सकते हैं। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे नेक्स्ट टॉपिक को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। तो इस एक्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक पहलुओं पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस एक्ट में जो सिर्फ 7 धाराएं दी गई हैं, सिर्फ 7 धाराएं हैं और किसी भी चैप्टर्स में इसको डिवाइड नहीं किया गया है। और ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश काल में लाया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1908 में है। और ये जो एक्ट है वो 8 जून 1908 को पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था, जैसा कि ब्रैकेट्स में जो साइट पे लिखा होता है कि 8 जून 1908 से ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। और इसका जो विस्तार है वो धारा 1 के अनुसार पर लिखा हुआ है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आपके सामने कि इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 को लाने के इसके जो मुख्य 2 उद्देश्य थे जिसके लिए इसको लाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि शांति काल में जैसे कि विस्फोटकों से ऐसी कुछ चट्टानें होती हैं इनको खोदना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको विस्फोटक से उड़ा देते थे। कोयला की खानें एवं अन्य खनिजों को कम खर्च में निकालने में आसानी होती है। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य ये था कि युद्ध काल में जैसे कि विस्फोटकों से शत्रुओं की हानि को पहुंचा करके अपनी रक्षा कर सकते थे। तो ये जो तो इम्पोर्टेंट्स जो एम थे, उद्देश्य थे, पर्पस थे एक्ट को लाने के। अब हम लोग इस एक्ट से रिलेटेड मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। और जो एक्ट दिया गया है इसकी आप धाराएं एक बार इनको अच्छे से रीड कर लें, तो इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको स्पष्ट करें। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ब्रिटिश काल के समय का एक अधिनियम है। इससे कि पहले 1884 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1884 में वायसराय लॉर्ड रिपन के शासन काल में विस्फोटक अधिनियम 1884 पारित किया गया था, जिसमें विस्फोटकों के निर्माण, कब्जे, प्रयोग एवं विक्रय, परिवहन, आयात निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को विनियमित करने के लिए 1884 का अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कुल 18 धाराएं थीं। स्मरण रहे कि याद रहे कि विस्फोटक पदार्थ ऐसे यौगिक या मिश्रण होते हैं जिनमें आग लगाने पर या आयात करने पर बड़े धमाके के साथ विस्फोटित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग विस्फोटक कहते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से पहले जो एक्ट था, जिसको ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड रिपन लाए थे अपने शासनकाल में, जो कि विस्फोटक अधिनियम 1884 कहलाता था, उसमें 18 धाराएं दी गई थीं। और उसके बाद जो एक्ट ये लाया गया है 1908 का, उसी के स्थान पर लाया गया है। तो लगभग 24 वर्षों के बाद ब्रिटिश काल में विस्फोटक अधिनियम 1884 के स्थान पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 को लाया गया, जो कि 8 जून 1908 को पूर्ण रूप से प्रवर्तन में आया और जिसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। विस्फोटक पदार्थ से संबंधित विधि को और संशोधित करके प्रभावी बनाने के लिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 को पारित किया गया है। तो इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी लागू होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस अधिनियम का जो विस्तार बताया गया है, एक्सटेंट, वो संपूर्ण भारत के साथ साथ जो भारत के नागरिक हैं जो किसी भी अन्य देश में रह रहे हैं उनको भी ये लागू होता है, उन पर भी अप्लाई करेगा। विस्फोटकों के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है कि शांति काल में उनसे चट्टानों को उड़ाना और कोयले तथा अन्य खनिजों की कम खर्च में खानों से निकालना, तथा दूसरा है कि युद्ध काल में विस्फोटकों से शत्रुओं को हानि पहुंचाकर अपनी रक्षा करना। तो विस्फोटक से जो 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड की निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। विस्फोटक पदार्थ क्या है और विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ के संबंध में विस्फोटक पदार्थ को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। तो धारा 2A के अनुसार विस्फोटक पदार्थ पद के अंतर्गत कोई भी विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई भी सामग्री किसी भी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता के लिए कोई भी साधित्र मशीन, उपकरण या सामग्री भी तथा ऐसे किसी साधित्र मशीन या उपकरण का कोई भी भाग भी समझा जाएगा विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत। और नेक्स्ट जो है विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ, विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा
2B में परिभाषित किया गया है। तो धारा 2B के अनुसार तो विशेष प्रवर्ग के जो विस्फोटक हैं पदार्थ पद के अंतर्गत अनुसंधान विकास विस्फोटक RDX पेंटा जिसको कहते हैं, एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट विस्फोटक जिसको LTP के नाम से भी जाना जाता है, उच्च गलन विस्फोटक HMX टेट्रानाइट्रोटाइल्यून TNT, नियत तापमान प्लास्टिक विस्फोटक NTPI, सम्मिश्रण विस्फोटन CE246 फिनाइल मिथाइल नाइट्रामाइन या ट्रेपिल OCTOL, उच्च गलन विस्फोटक और नाइट्रोटाइल्यून का मिश्रण प्लास्टिक विस्फोटक किरकी 1 PEK1 और RDX TNT सम्मिश्रण तथा अन्य उसी प्रकार के विस्फोटकों और उनका संयोजन तथा विस्फोटक कारित करने वाली सुदूर नियंत्रण युक्तियां और ऐसा कोई भी अन्य पदार्थ तथा उसका सम्मिश्रण जिससे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे उसको भी समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि क्या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत के बाहर भी लागू होगा, यदि हाँ तो कब लागू होगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है कि भारत के बाहर लागू होगा, यदि लागू है तो किन परिस्थितियों में लागू होगा इसको बताना है। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 1 उपधारा 2 में ये प्रावधान दिया गया है कि अधिनियम भारत के बाहर भी लागू है। तो धारा 1 उपधारा 2 के अनुसार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भारत के बाहर के नागरिकों पर भी लागू होगा जो कि व्यक्ति भारत में विस्फोट करता है या प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, चाहे वे भारत के बाहर का व्यक्ति हो चाहे भारत का नागरिक भारत के बाहर हो, उन पर भी प्रावधान लागू होगा। तो भारत के बाहर का व्यक्ति का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर है, यदि भारत में विस्फोट करता है तब भी उसके ऊपर ये प्रावधान लागू होगा, और यदि कोई भी व्यक्ति जो भारत का है किसी अन्य देश में रहता है तब भी उस पर ये प्रावधान जो है लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड का क्या प्रावधान है, इसको स्पष्ट करना है। तो जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाले विस्फोट कारित करने के लिए दंड जो है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 में जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाले विस्फोट कारित करने के लिए दंड के प्रावधान के बारे में दिया गया है। तो धारा 3 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति विधिता विरुद्ध और विशेषता किसी भी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोटक कारित करेगा जिससे कि जीवन को खतरे में पड़ने या किसी भी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभाव्यता हो, चाहे वे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभाव्यता हो, चाहे वे किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जो कि कठोर होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दूसरा है कि किसी भी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक के संबंध में पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोटक कारित करेगा जिससे कि जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभाव्यता है, चाहे वे किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं हुई हो, तो ये ऐसे कारावास जो कि मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए अधिनियम में कितने दंड का प्रावधान किया गया है उसको स्पष्ट करना है। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाना या अपने पास रखने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि इस प्रकार है। संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड धारा 5 के अनुसार जो कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में कोई भी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है या अपने नियंत्रणाधीन रखता है जिससे कि युक्त रूप से संदेह उत्पन्न होता है कि वे उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास नहीं रख रहा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है, जब तक कि ये दर्शित नहीं कर सकता है कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है। हालांकि किसी भी विस्फोटक पदार्थ की दशा में ऐसे कारावास जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष से अनाधिक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दूसरा है कि किसी भी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में तो कठोर आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से 6 है कि ये अपने परिसर का इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ तैयार करने के लिए देता है, क्या ये दोषी है या नहीं, यदि हाँ तो किस अपराध के लिए दोषी होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिहार HAS बिहार में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं सब सिलेक्टेड हैं और जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उन परीक्षाओं में आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा है उन क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को PDF में बेरेक्ट भी दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास बेरेक्ट नहीं है वो लोग बेरेक्ट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट सेक्शंस को भी पढ़ लें और साथ साथ में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको तो अच्छे से तैयार ही कर लें। जो 6 क्वेश्चन है कि ये अपने जो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसर का इस्तेमाल अपने करने के लिए या किसी अन्य को करने के लिए जो उसका इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ तैयार करने में करेगा तो वो किस अपराध का दोषी होगा। यदि दोषी होगा तो क्या दंड दिया जाएगा, यदि नहीं तो क्या प्रावधान है। तो उसके संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में क्या दंड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, क्या कोई प्रावधान है, उसको बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका जो बन सकता है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में दुष्प्रेरकों के लिए दंड के बारे में क्या प्रावधान दिए गए हैं उसको स्पष्ट करें। तो दोनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा। ए अपने परिसर का इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ तैयार करने के लिए देता है तो ए अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी होगा कि नहीं। प्रश्न ये है तो ए दोषी होगा। किस अपराध का दोषी होगा? दुष्प्रेरण के, अबेटमेंट का दोषी होगा। दुष्प्रेरकों के लिए दंड का जो प्रावधान है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 6 में दिया गया है। तो धारा 6 के अनुसार जो कोई व्यक्ति धन के प्रदाय या याचना द्वारा परिसर उपलब्ध करा के सामग्री के प्रदाय के द्वारा या किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध को कराता है, उसके किए जाने के लिए मंत्रणा देता है, सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है या उसका उपसाधक होता है, उस अपराध के उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। जो अपराध के संबंध में दंड निर्धारित किया गया है उससे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपना परिसर किसी को विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए देता है तो ये कहा जाएगा कि उसने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। दुष्प्रेरण के संबंध में आप IPC के सेक्शंस 107 में पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार से दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो पहला है कि उकसा करके, दूसरा है सहायता के द्वारा और तीसरा जो है आपका षड्यंत्र के द्वारा। तो यहाँ पे जो दुष्प्रेरण हो रहा है वो सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण हो रहा है कि वो अपना जो घर है या अपना कोई प्लेस जो किसी अन्य व्यक्ति को देता है, यानी वो उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर वो दुष्प्रेरण का अपराध कर रहा है द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अधीन किसी भी अपराध के विचारण के लिए न्यायालय पर क्या प्रतिबंध है। तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अपराध हैं जिन पर न्यायालय पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, उनको बताना है। तो इसके जो आंसर्स को हम लोग देखते हैं कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 का ये शीर्षक है जो कि अपराधों के विचारण पर प्रतिबंध के बारे में प्रावधान करता है। अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के लिए न्यायालय पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान धारा 7 में है। धारा 7 के अनुसार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध के विचारण की कार्रवाई न्यायालय तभी करेगा जब वह जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर लिया हो। कोई भी न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना इस अधिनियम के अधीन कारित या दुष्प्रेरित अपराधों का विचारण नहीं करेगा। तो धारा 7 स्पष्ट करती है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 है, इसके अगेंस्ट जो भी ऑफेंस होंगे उनका जो ट्रायल है वो कोई भी कोर्ट तभी करेगा जब वे जिला मजिस्ट्रेट DM की अनुमति प्राप्त कर लिया हो या फिर कोई न्यायालय जो जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना इस अधिनियम के अधीन कारित या दुष्प्रेरित अपराधों का विचारणा नहीं करेगा। जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस होंगे उनके ट्रायल की अनुमति न्यायालय को नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही रेलिवेंट है। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में सुझाए गए प्रश्न और उनके उत्तर मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के टॉपिक को यदि आप लोग पसंद करते हैं तो हमें अवश्य बताएं ताकि हम आपको इसी तरीके से और फिर टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराऊं। और कोई भी टॉपिक यदि हम जो बना रहे हैं आप लोगों को कितना पसंद आया कितना नहीं आया है वो हम लाइक और शेयर के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो यदि आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें जिससे कि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें।
तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को बिहार APO मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9935520703 पर रिक्वेस्ट मैसेज भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।